क्या आपने कभी किसी ऐसे सिपाही की कहानी सुनी है जिसने दुश्मन की सरजमी पर अपनी पहचान तक मिटा दी, जिसने अपने देश के लिए वो किया जो शायद कोई फौजी भी नहीं कर पाता, और बदले में मिला क्या? न सलामी न सम्मान, बस गुमनामी और एक अनसुनी चीख। यह कहानी है रविंद्र कौशिक की, एक थिएटर आर्टिस्ट से जासूस बने उस सिपाही की जिसने पाकिस्तान की फौज में घुसकर भारत के सबसे बड़े दुश्मन के दिल में सेंध लगाई, जिसने 7 साल तक पाकिस्तान को भारत की नजर से देखा, पर जब उसकी पहचान उजागर हुई तब भारत की नजरें ही उससे हटा ली गईं। वो जिंदा था पर भारत के लिए मर चुका था। वो चीखता रहा, मैं रविंद्र हूं, भारत का सिपाही, पर उसकी आवाज सिर्फ जेल की दीवारों से टकरा कर लौटती रही। आज हम उस हीरो की कहानी बताएंगे जिसका नाम स्कूल की किताबों में नहीं है, पर जिसने देश की खातिर हर वो दर्द सहा जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। यह कहानी है ब्लैक टाइगर, रविंद्र कौशिक की अनकही गाथा, शुरुआत से लेकर आखिरी सांस तक। आज हम आपको वो सब बताएंगे जो अब तक छुपाया गया। कुछ कहानियां इतनी अद्भुत होती हैं कि उन पर फिल्म बनाई जा सकती है, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो खुद एक फिल्म से कहीं ज्यादा सच्ची और दर्दनाक होती हैं। यह कहानी है एक ऐसे सच्चे नायक की जिसकी वतन के लिए दी गई कुर्बानी को आज भी आधिकारिक रूप से सलाम नहीं किया गया। यह कहानी है भारत के सबसे बहादुर और सबसे गुमनाम जासूस रविंद्र कौशिक की। 11 अप्रैल 1952, राजस्थान का श्री गंगानगर जिला। एक साधारण परिवार में जन्मा एक असाधारण बच्चा रविंद्र कौशिक। बचपन से ही उसकी एक खासियत थी, अभिनय। स्कूल के नाटकों से लेकर कॉलेज के मंच तक वह हर किरदार में इस तरह घुल जाता था कि लोग असली और नकली में फर्क भूल जाते थे। उनके अभिनय का ही असर था कि एक दिन भारत की सबसे खुफिया एजेंसी की नजर उन पर पड़ी, और तब शुरू हुआ वो अध्याय जिसे गुप्त रखना था हर कीमत पर। रविंद्र ने खुद को देश के लिए पूरी तरह सौंप दिया। उन्हें रॉ की तरफ से उर्दू सिखाई गई, इस्लाम की गहराइयों में उतारा गया, पाकिस्तानी जीवन शैली अपनाने को कहा गया, यहां तक कि उनका खतना भी किया गया ताकि वह पूरी तरह नबी अहमद शाकिर बन सकें, एक पाकिस्तानी नागरिक। 1975 में मात्र 23 साल की उम्र में उन्होंने वह कदम उठाया जो शायद ही कोई उठाता, पाकिस्तान में जासूसी करने का। रविंद्र अब भारत के नहीं बल्कि कराची यूनिवर्सिटी के छात्र नबी अहमद थे। उन्होंने वहां LLB की पढ़ाई की, समाज में घुल मिल गए और कुछ ही सालों में एक भरोसेमंद पाकिस्तानी नागरिक बन गए। उनका अभिनय इतना सटीक था कि पाकिस्तान सरकार ने उन्हें सेना में भर्ती कर लिया और रविंद्र कौशिक बन गए पाकिस्तानी आर्मी के मेजर। से 1983 के बीच उन्होंने भारत को पाकिस्तान के सैन्य गोपनीय दस्तावेज, ऑपरेशनल प्लान्स और इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भेजी। उनकी इन जानकारियों की वजह से भारत कई बार खतरनाक कदमों से बच सका। इस वीरता और राष्ट्र सेवा को देखते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें कोड नेम दिया, ब्लैक टाइगर, भारत का काला बाघ। 1983 में रॉ ने एक नए एजेंट इनायत मसीह को पाकिस्तान भेजा ताकि वह रविंद्र से संपर्क कर सके, लेकिन इनायत मसीह पकड़ा गया और सच्चाई उगल दी। रविंद्र कौशिक की पहचान उजागर हो गई, उन्हें तत्काल गिरफ्तार किया गया और इसके बाद शुरू हुआ नरक। 2 साल तक उन्हें लगातार यातना दी गई, इलेक्ट्रिक शॉक, भूखा रखना, ठंडे पानी में डुबोना, हर वो तरीका जो इंसान की आत्मा को तोड़ दे। 1985 में उन्हें मृत्युदंड सुनाया गया, लेकिन बाद में उसे आजीवन कारावास में बदल दिया गया। रविंद्र को पाकिस्तान की कुख्यात जेलों सियालकोट, कोट लखपत और मियांवाली में रखा गया। जेल में रहते हुए रविंद्र ने कई पत्र अपनी मां और परिवार को भेजे। इन पत्रों में दर्द था, आक्रोश था और एक सवाल था, क्या मेरे देश ने मुझे भुला दिया? एक पत्र में उन्होंने लिखा, अगर मैं अमरीकी होता तो शायद 3 दिन में रिहा हो जाता, पर मैं भारतीय हूं और मुझे मरना होगा पाकिस्तान की जेल में।
एक गुमनाम नाम की तरह। साल था 1985। सियालकोट जेल की कोठरी नंबर 7 में एक आदमी बैठा था, तन से टूटा हुआ लेकिन मन से अभी भी भारत मां के चरणों में समर्पित। उसका नाम अब पाकिस्तान की जेलों में भारतीय जासूस के तौर पर दर्ज था, लेकिन असल में वह ब्लैक टाइगर था, भारत का सबसे बहादुर सपूत। सियालकोट जेल, एक ऐसी जगह जहां न सूरज की किरणें पहुंचती थीं, न ही मानवता की। दीवारें सीलन भरी थीं और जमीन इतनी ठंडी कि हड्डियां तक सुन्न हो जाएं। हर सुबह एक चीख से शुरू होती और हर रात एक कराह के साथ खत्म। यहां रविंद्र कौशिक को इंसान नहीं, जानवर से भी बदतर समझा जाता था। उन्हें हर हफ्ते टॉर्चर सेल में ले जाया जाता, सिर्फ इस उम्मीद में कि वो भारत के और गुप्त राज उगलेंगे। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, कभी नहीं। 1986। जेल में एक छोटा सा छेद था जिसे रविंद्र आकाश की झलक कहा करते थे। वहीं बैठकर उन्होंने पहली बार अपने घर वालों को खत लिखा, एक टूटे हुए सिपाही की चीख जो दीवारों से टकराकर लौट आती थी। मां, मैं जिंदा हूं, लेकिन हर दिन मौत का इंतजार कर रहा हूं। मैं जानता हूं सरकार मुझे नहीं बचाएगी, पर क्या आप मेरी आवाज बन सकती हैं? क्या कोई मेरे बलिदान को याद रखेगा? यह पत्र एक पाकिस्तानी वकील की मदद से भारत पहुंचा, लेकिन दिल्ली की गलियों में उस पत्र की आवाज गुम हो गई। कोट लखपत जेल से रविंद्र को 1992 में मियां वाली जेल ट्रांसफर कर दिया गया, जहां कैदी नहीं साए रहते थे। यहां उन्हें टॉयलेट साफ करवाया गया, जूठन परोसी गई और बार बार बोला गया, अबे हिंदुस्तानी, तू तो मर गया है। लेकिन रविंद्र हर अपमान पर मुस्कुरा देता था, क्योंकि उसका दिल अब भी भारत में धड़कता था। उन्होंने एक बार लिखा, उन्होंने मुझे मिट्टी में मिला दिया, पर मैं मिट्टी बनकर भी भारत की खुशबू नहीं छोड़ूंगा। रविंद्र के पिता, जो खुद एयरफोर्स में थे, हर दरवाजे पर गुहार लगाते रहे, मेरे बेटे ने देश के लिए जान दी है, कुछ तो करो। लेकिन रॉ ने कभी आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं माना। उनकी मां अम्मा देवी हर साल बेटे का जन्मदिन अकेले मनाती थीं, एक थाली में उसका पसंदीदा बेसन का हलवा रखकर, लेकिन वो थाली हमेशा खाली रह जाती। उन्होंने प्रेस को बताया, देश ने मेरा बेटा छीन लिया, फिर उसकी कुर्बानी भी छिपा ली। ये कैसा न्याय है? 21 नवंबर 2001। 16 साल की कैद, यातनाओं और मानसिक पीड़ा के बाद रविंद्र कौशिक ने मियां वाली जेल में अंतिम सांस ली। उनकी मौत का कारण टीबी और दिल की बीमारी बताया गया। न कोई राजकीय सम्मान, न कोई शव वापसी। पाकिस्तान में गुमनाम तरीके से उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। क्या रविंद्र की मौत सिर्फ पाकिस्तान की वजह से हुई? नहीं, ये उस चुप्पी की वजह से हुई जो भारत की सरकार और सिस्टम ने ओढ़ रखी थी। ना कोई डिप्लोमेटिक दबाव, ना रिहाई की कोशिश, ना ही किसी मंच से उनका नाम। रॉ ने कभी सार्वजनिक रूप से माना तक नहीं कि रविंद्र उनका एजेंट था। और फिर एक दिन मां को एक अजनबी का फोन आया, आपका बेटा मर गया है, 21 नवंबर 2008 को। बस इतना ही, और लाइन कट गई। रविंद्र कौशिक का आखिरी पत्र भारत आने से पहले ही किसी ने लीक कर दिया था, पर उसमें जो लिखा था वो हर देशवासी के दिल को झकझोर देने के लिए काफी था। मैं अब ज्यादा दिन नहीं जिंदा रहूंगा। टीबी ने मेरे फेफड़े चबा दिए हैं और दिल अब धड़कता नहीं, बस गूंजता है। अगर कोई मेरी कहानी सुनता है तो उन्हें बताना, मैं रविंद्र था, एक भारतीय था जो पाकिस्तान की धरती पर भारत के लिए मर गया।